हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसा कि हमारे एक विभा फैमिली मेंबर ने हमसे बार बार रिक्वेस्ट करी है, मैम प्लीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वीडियो डाल दीजिए। और डेफिनेटली ये एक चैप्टर ऐसा है बिजनेस स्टडीज में जो अभी रिमेनिंग था, और मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने पहले थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स डाले थे। बट डेफिनेटली यस, कई स्टूडेंट्स को जहां गाइडेंस चाहिए होती है पूरे तरीके से, अगर उनको गाइडेंस मिल जाए तो और आसान हो जाता है। तो बिल्कुल सही, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लोग अब ये वाला चैप्टर जो है ये भी अपलोड करने जा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आज पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, यूट्यूब में हमारा थोड़ा टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है और हम लोग उतने एग्जांपल्स शायद नहीं दे पाते, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कम टाइम में जो एक कह सकते हैं गाइडेंस आपको दी जानी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाए क्वेश्चंस करने में, समझने में, वो जरूर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसकी जरूरत क्या महसूस हुई। तो डियर देखिए, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ही आपको कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। अगर आप इस एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट काफी पुराना है। जो ये एक्ट है ये 1986 में ही बना दिया गया था। अब देखिए, किसी भी कानून की जरूरत तभी होती है जब उस चीज पे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा हो। यानी ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन है, कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ये जो मिलावट होना या फिर ज्यादा प्राइस चार्ज करना, कम वेट देना उनको, ये सारी चीजें पहले से ही चली आ रही हैं। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जन्म 1986 में ही हो गया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज के टाइम में कंज्यूमर को एक तरीके से जो ठगने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। राइट, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आप अपने आसपास देखते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स के खास तौर पे नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट आप आसपास देखते हैं जो कहने को कुछ और होते हैं और होते कुछ और है। आप कितने भी तरीके के जो वेफल्स होते हैं, इनको आप देखेंगे तो इनकी क्वांटिटी जो होती है उससे ज्यादा हवा भरी होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट्स जो बच्चे होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता, उनका प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बाकी मिलावट की अगर बात करें, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हैं, इवन मेडिसिन जो हैं, आप आज देखिए, आज जो कपड़े धोने का साबुन बनाया जाता है या फिर बर्तन बार बनाया जाता है, उसके साथ आपको एक उसको रखने के लिए एक जो है चीज दी जाती है। क्यों दी जाती है? रीजन उसको इस तरीके का बनाया जाता है कि वो मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है। वो इतना ज्यादा मेल्ट होता है कि आप लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू बाय अनदर वन, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मेल्ट होगा तो आपका खत्म हो जाएगा। तो एक्सप्लॉइट करने के बड़े अलग तरीके उन लोगों ने फॉलो करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, एक तरफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं कि हम साबुन रखने के लिए आपको जो है साबुनदानी दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं फ्री में, लेकिन आपको ये फैक्ट नहीं बता रहे कि वो जो साबुन है वो इतनी जल्दी गलेगा, इतना जल्दी वो फिनिश हो जाएगा कि आपको जो टाइम पीरियड पहले उसका होता था चलने का, उससे कम टाइम पीरियड तक वो जो प्रोडक्ट है वो सर्वाइव करेगा। तो कंज्यूमर की जो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है, उसके साथ जो अनफेयर डीलिंग्स करी जाती हैं, बिजनेस जो है जो अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, और मिलावटें, और ये जो होर्डिंग्स आप देखते हैं कि सामानों को होर्ड करके रख लिया जाता है, स्टॉक करके रख लिया जाता है, फिर उसके प्राइस हाई करे जाते हैं, ये सब इन एक्टिविटीज की वजह ही थी कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जरूरत पड़ी। और देखिए, कोई भी कानून है उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से आज भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो सरवाइव कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम डूइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब वो बहुत धड़ल्ले से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करे जाते हैं, उनके खिलाफ सबूत भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक दो दिन न्यूज चैनल्स में दिखाई देता है, उसके बाद आपको वो कहीं नजर नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी फिलहाल कुछ हद तक गड़बड़ है। अगर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाए तो देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या जरूरत थी इस चैप्टर की। देखिए, सबसे
जरूरी चीज ये है कि आपको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब हम उन्हें ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो उन्हें पता चलता है ओके वी कैन गो द कंज्यूमर कोड्स फॉर दीज थिंग्स। मतलब आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंज्यूमर के लिए अलग से कोड्स स्टैब्लिश करे गए हैं जहां पर वो अपनी कंप्लेंट्स को लेकर जा सकते हैं। ये जो छोटे मोटे जो अलग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिसमें और भी जो है डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, उनके अलावा भी आप अपनी कंप्लेंट्स लेकर जो है वो जा सकते हैं, जहां पर आपका जल्दी से जल्दी जो है रिड्रेसल, आपको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करा जाता है। तो इस चैप्टर में आपको जनरल नॉलेज बहुत मिलेगी और ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। बहुत सारी एड्स जो होती हैं वो हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देती हैं और उन चीजों के खिलाफ भी आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, फेयर एंड लवली का एक कहना था कि आप ये चीज लगाएंगे तो इतने गोरे हो जाएंगे। तो शाहरुख खान जी ने उसकी एक एड का जो स्पॉन्सरशिप किया था, तब एक पर्सन था उसने उसको इस्तेमाल किया और वीडियो बनाई, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसी क्रीम नहीं हो सकती जो काले इंसान को गोरा कर दे। तो उन्होंने जो है एड कंपनी के खिलाफ भी और शाहरुख खान के खिलाफ भी जो है कंप्लेंट डाली थी। तो अब देखिए किस तरीके से एक जागरूक ग्राहक जो होता है वो चीजों को समझता है। और आप ये चैप्टर इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको आप कस्टमर है, आपके मम्मी पापा कस्टमर्स हैं, सबको पता होना चाहिए कि एमआरपी पे चीजें मिलनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती हैं और हम उन्हें इग्नोर करके चलते हैं। एक इग्नोरेंट कस्टमर भी एक वजह थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कि यार इस तरीके के एक्ट होने चाहिए, इस तरीके के राइट्स की नॉलेज उनको दी जानी चाहिए। तो आप एक स्टूडेंट हैं और एक कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये नॉलेज दी जानी बहुत जरूरी है और आप भी इसे आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को कि यस आपके साथ अगर बैंक में किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है या कोई प्रोडक्ट आपको गलत मिलता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट्स कर सकते हैं। कई बार कुछ चीजों में, बैंकिंग में भी कई बार कुछ फ्रॉड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो कहां जाकर आप अपनी कंप्लेंट्स करें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे जो आपके काम की है। और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली आप लॉ की कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बेसिक नॉलेज आप कह सकते हैं कॉमर्स स्टूडेंट को होनी चाहिए उसके बारे में जरूर इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए इट रेफर टू प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। अनफेयर प्राइस मतलब क्वांटिटी कम है, प्राइस ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब घटिया क्वालिटी, राइट। और होर्डिंग यानी जमाखोरी। ये सारी चीजें तो आप लोग अपने आसपास बहुत आराम से सुनते ही हैं। इसमें हमने एक्सेट्रा लिखा है, दैट मीन्स देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक कंज्यूमर के साथ, एक कस्टमर के साथ करी जाती है जब वो एक प्रोडक्ट को बाय करता है, राइट। एक छोटा सा मजेदार सा डिफरेंस मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ऐसे इस चैप्टर में इसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, बट स्टिल बड़ा मजा आता है कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आपको पता है कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है यार सेम ही तो होते हैं, सिनोनिम तो होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिनोनिम होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क है जो हम आपको बताएंगे। ऐसा कोई फर्क हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जरा सा फर्क है, हम जरूर आपको बताएंगे। कस्टमर वो होता है डियर जो प्रोडक्ट को बाय करता है। अब जरूरी नहीं होता कि जो बाय करता है वो उसे कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं कोई एक गिफ्ट लिया अपनी फ्रेंड के लिए, तो आप यहाँ कस्टमर हैं, लेकिन वो गिफ्ट को यूज कौन करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉस्मेटिक लिया, ठीक है, आपने उस कॉस्मेटिक को बाय करा और अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अब कस्टमर तो आप हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला कौन है, आपकी फ्रेंड है। अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ होती है, यानी उस प्रोडक्ट को यूज करने से उसके स्किन पे किसी तरीके का इंफेक्शन हो जाता है, कोई भी चीज हो जाती है, तो वो भी कंप्लेन कर सकती है। इवन वो उसको बाय नहीं कर रही डायरेक्टली, राइट। तो कंज्यूमर कस्टमर को वैसे एक ही शब्द के अंदर पिरोया जाता है, लेकिन कस्टमर जनरली वो होता है जो प्रोडक्ट को बाय करता है। जरूरी नहीं है कि वो उसका यूज करे, ठीक है। नहीं, आपकी मम्मी अगर आपके लिए जो है वो मोमोज परचेज करके लाती है, बहुत सारे लोगों को पसंद है जैसे कि, तो वो कंज्यूम नहीं कर रही हैं, तो वो कस्टमर है। लेकिन अगर वो परचेज करके लाती है और वही कंज्यूम कर लेती हैं, तो वो कस्टमर भी है और कंज्यूमर भी है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अपने स्टूडेंट को जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप भी अपने आसपास अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ सकते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है। तो कस्टमर जो बाय करता है जरूरी नहीं है कि वो उसको कंज्यूम कर ले, राइट, लेकिन रीसेल करने वाला नहीं। ट्रेडर एक अलग पर्सन होता है जो बाय करता है लेकिन आगे रीसेल करेगा। शॉपकीपर है, वो होलसेलर से बाय करता है, पर वो कस्टमर और कंज्यूमर नहीं है, ठीक है जी। तो वो फर्दर रीसेल ना करे, गिफ्ट दे दिया या किसी और के लिए लेकर आ गया, तो वो कस्टमर हो सकता है। तो वो बाय करके लाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंज्यूम करे। तो जो भी उसे कंज्यूम करेगा, जो भी उसका यूज करेगा, वो कंज्यूमर होता है आपके पास। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में लिखी गई है वो क्या लिखी गई है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि कौन कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही हैं जो अनफेयर है कस्टमर के साथ। मिलावट करना, उनसे प्राइस ज्यादा चार्ज करना,
घटिया क्वालिटी का सामान देना या होर्डिंग करना यानी जमाखोरी करना, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस बात पे मजबूर करते हैं कि गवर्नमेंट को हमारे लिए लॉज बनाए जाने चाहिए थे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, दैट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा नीड है हमारे को, राइट। तो अब देखिए, इट रेफर टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन? इट रेफर टू द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एडुकेट प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव and unfair trade practices of manufacturer and service provider, दोनों कवर होते हैं इस एक्ट के अंदर। जैसे कि डॉक्टर है या फिर आपके पास कोई भी, जैसे बैंकिंग है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि अगर आप कोई सिम इस्तेमाल करते हैं, फोन को लेकर आपको कोई दिक्कत आती है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर। तो इस एक्ट के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके द्वारा कस्टमर्स के अगेंस्ट यानी कंज्यूमर्स के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेटिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करा जाता है, उससे रोकने के लिए, उसको कस्टमर को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या एजेंडा है, तो 2 एजेंडा है। देखिए, सबसे पहले तो उनको बताना कि उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या है। इस चैप्टर का भी यही फोकस है कि आपको ये पता चल जाए कि आपके राइट्स क्या है। बट देखिए, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी साइमल्टेनियस होती हैं, क्योंकि एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं ये। अगर आपको आपके राइट्स पता है तो आपको आपकी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एजेंडा है या फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपको वो ये समझाना चाहते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, और अगर उन राइट को कोई एक्सप्लॉइट करता है तो आप कहां जा सकते हैं, कहां रिलीफ ले सकते हैं, क्या रिलीफ मिल सकता है, वो भी इस चैप्टर में आपको बताया गया है। कहां जा सकते हैं ये भी बताया है, कौन जा सकता है, किसके अगेंस्ट जा सकते हैं, वो भी इस चैप्टर में बताया। तो जो बेसिक नॉलेज एक कंज्यूमर को होनी चाहिए वो इस चैप्टर में जरूर बताई गई है। इसके अलावा सिर्फ आपको आपके राइट्स और ड्यूटी नहीं बताई गई। अगर आपके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो आप जाकर कहां पर लीगल हेल्प ले सकते हैं, कौन सी जगह ऐसी हैं, कौन से आपके पास आप कह सकते हैं एजेंसीज बनाई गई हैं जो आपको इसमें कहीं ना कहीं मदद करेंगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में उन एजेंसीज के बारे में भी जिक्र है, उन फॉरम्स के बारे में भी जिक्र है जहां पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं, राइट। अब सबसे पहली बात, अगर हम ये बात करें, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस बताइए। तो देखिए, इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही चुके हैं कि अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ही होता रहेगा ना। फिर तो जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है वो मन चाहे प्राइसेस चार्ज करेंगे, जैसी मर्जी क्वालिटी सेल करेंगे, और कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट ही होता रहेगा। जबकि किसी भी गवर्नमेंट को इसलिए लाया जाता है कि वो अपनी जो सोसाइटी है, जो समाज है, जिसने चुनकर उसको अपना जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा है, उनको प्रोटेक्ट करना। तो कंज्यूमर भी उसमें से एक हिस्सा है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, चाहे हम किसी भी तरीके की बात करें, चाहे हम कपड़ों की बात करें, चाहे हम खाने पीने के सामान की बात करें, हर एक बंदा कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। तो हर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए कुछ लीगल जो है पार्ट बनाए गए हैं, और उसी में से एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है आप कह सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये हम आपको समझाएंगे 2 जनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जरूरत क्यों है, और बिजनेस जो फर्म्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है। सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोरेंट। देखिए, आजकल का जो टाइम है, आजकल का टाइम क्यों, पहले भी ऐसे ही होता था कि कंज्यूमर जनरली इग्नोरेंट होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको कि अगर आपने किसी से ब्रेड परचेज करी, ठीक है, दुकानदार से ब्रेड परचेज करके लाए, तो उसमें जो है खराबी है, तो आपको पता है ब्रेड वापस हो जाती है। अब बच्चे कहते हैं मैं नहीं जा रहा, बेइज्जती कराई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये ब्रेड वापस कराने आ गया, ये वो, चल छोड़ना, कोई नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं चल छोड़ना, 10 रुपए की तो ब्रेड है, कोई नहीं, एक और ले आएंगे। दीज आर इग्नोरेंट कस्टमर्स। वो कंप्लेंट करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगहें भी होती हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जरूर दूंगी कि जैसे कि ट्रेड फेयर है या फिर ऐसे कुछ मेला ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि प्रॉपर अथॉरिटी होती है जो इस चीज को देखती है कि वहां पर किसी भी तरीके की गलत चीज नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर कई बार क्या होता है कि जो चीज एमआरपी पे बेची जानी चाहिए, एमआरपी से ज्यादा बेची जाती है, जो कि अलाउड नहीं है। एमआरपी का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट।
और दिल्ली जैसे शहर में जहां पर सब कुछ अवेलेबल है वहां पर आप इसका प्राइस ज्यादा चार्ज कर भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैवी हो जाता है, तो वहां पर कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो अगर एक मान लीजिए मैं मदर डेयरी वाले से आइसक्रीम ले रही हूँ, जैसा कि ट्रेड फेयर में मेरे साथ हुआ था, तो जितना भी एमआरपी है वो उस एमआरपी से 10 से 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जो बाय कर रहे थे ये सोचकर कि ठीक है यार ये तो मेला है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट एमआरपी पे बिक रहे हैं, जो ओपन बिक रहे हैं, जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप डोसा बेच रहे हैं कुछ और, तो वहां पर तो उसके ऊपर तो एमआरपी मेंशन नहीं है, वो तो जो प्राइस अपने आप तय करेंगे वो अलग बात है। लेकिन अगर एक मदर डेयरी की एक स्टैंडर्ड जो है आपके पास फर्म, उसका जो प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर आप उसका प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे, हम लोग काफी सारे लोग थे, तो हम देख रहे थे कि सब लोग जो है वो बाय कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो हम में से एक ने कहा कि भाई ये तो जो इस पे प्राइस है वो 20 रुपीज है, आप इसका 25 कैसे चार्ज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपने लेना है लो, नहीं लेना मत लीजिए। तो ऐसे तो नहीं होता ना, आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए, फ्रेंड्स जो है इकट्ठे हुए, और हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं, जो यहाँ की रेलिवेंट अथॉरिटी है, और आप वहां जाकर हमसे बात करिए और हमें बताइए कि आप एमआरपी से ज्यादा बेच सकते हैं इस मेले के अंदर, आपको ऑथोराइज्ड है। तो 1 मिनट भी नहीं लगा उस पर्सन को, वो वापस से उसे 20 रुपीज में सेल करने को तैयार हो गया, और जितने भी कस्टमर और खड़े थे उनको भी उसका बेनिफिट हुआ। तो देखिए, एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, वो भी साइमल्टेनियसली। तो जो सबसे बड़ा रीजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कि कंज्यूमर जो ज्यादातर कस्टमर्स है वो इग्नोरेंट रहते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो ना ये चीज खराब है तो छोड़ो ना। अब जब कुछ कस्टमर्स उनके लिए स्टैंड लेते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ दिलाया जाए। तो इसीलिए ऐसा ही होता है कि जब आप पढ़ेंगे कि कौन कंप्लेन कर सकता है, तो एक पर्सन के बिहाफ पर, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पर्सन के बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी, जैसे एनजीओज होती हैं वो कंप्लेन कर देती हैं कई बार। तो इग्नोरेंट कस्टमर एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो ना ये चीज खराब है तो चलो छोड़ देते हैं इस चीज को। वही रीजन था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स आर इग्नोरेंट। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो इस चीज पर अपना ध्यान रखते हैं, और उन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा तो ही कंपनी को डर बैठेगा और वो बाकी लोगों के साथ जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करना बंद करेंगी, राइट। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अब मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट करना चाहता है लेकिन कोर्ट के चक्कर से डरता है कि कौन जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्रों में, यार मेरी कंप्लेंट है। अब अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए कस्टमर्स, यानी उनकी एक प्रॉपर एसोसिएशन बन जाए, एसोसिएशन जरूरी नहीं होती बन पाए, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हो जाए, यार मेरी भी यही कंप्लेंट है, उस कंपनी के अगेंस्ट तेरी भी यही कंप्लेंट है, तो चल मिलकर एक कंप्लेंट दायर करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि हाँ अगर हमारी कोई कंप्लेंट है तो सारे मिलकर, जैसे भाई फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन होती है, हर जगह अपनी अपनी यूनियंस होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर्स बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसकी वजह से भी जो कस्टमर्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है लगातार होने वाला, हर जगह फैला हुआ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कस्टमर। और एक्सप्लॉयटेशन किस किस तरीके से होता है हमने आपको बताया, मिलावटी प्रोडक्ट हो गए आपके पास, या फिर जो है वो होर्डिंग कर लेते हैं, जो कि तो आपने बहुत बार सुना है कि चीज की जो सप्लाई हमारे देश में पूरी है लेकिन उसको होर्ड कर लिया जाता है, उसके प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाइक करके जो है कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं, राइट। ये तो हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस। फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, बिजनेस के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है जितना कंज्यूमर के लिए जरूरी है। किन वजहों से? एक वजह कहा गया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कस्टमर को जो है गलत मलत प्रोडक्ट जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह कर प्रमोशन करके बेच लेते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप लंबे समय तक टिक जाएंगे, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट सेल तो कर दिया। अब अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो ऐसा हमारा भी मानना है और शायद बिजनेसमैन का भी मानना होगा कि एक कस्टमर आगे 10 कस्टमर बनाता है और एक कस्टमर आगे के 10 कस्टमर बिगाड़ भी देता है। आप कोई मूवी देख कर आते हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं, बड़ी बढ़िया मूवी है, देखने लायक है, पैसा वसूल है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया? आपने 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, उसमें से 4 हो सकते हैं 2 जरूर देख कर आए। अब वो 2 जो देख कर आएंगे वो आगे अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, एक कस्टमर जब किसी चीज से खुश होता है तो वो आगे भी कस्टमर्स बनाता है। यही होता है ना, हमने कोई प्रोडक्ट यूज करा, यार ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हम खुद ही उसका प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ प्रमोशन होना शुरू हो जाता है, एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। और कोई प्रोडक्ट अगर खराब निकलता है, यार मैंने उस कंपनी का ये प्रोडक्ट खाया था, बहुत बेकार है, बिल्कुल वेस्टलेस है, पैसे ज्यादा हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे कोई भी टेस्ट है वही आपके पास स्पेसिफिक है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस कंपनी के कस्टमर बिगाड़ रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से ही कंपनी को ध्यान रखने की जरूरत है कि आज तो आप कस्टमर बना लेंगे, जैसे मर्जी अट्रैक्टिव
जो है एडवर्टीजमेंट करके या प्रमोशन कर कर या सैंपल्स देकर या जो भी लालच देकर, लेकिन इतना याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म टिकने वाला नहीं है बिजनेस। तो अगर लॉन्ग टर्म टिकना है, यानी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है बिजनेस का, तो फिर कस्टमर को खुश करना बहुत जरूरी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, यानी कस्टमर का वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन रोकना चाहिए। अपनी तरफ से तो आप नहीं करिए। दूसरा, कंपनी को भी पता है, बिजनेस को भी पता है कि वो जो रिसोर्सेज मंगाते हैं, कच्चा माल मंगाते हैं, लेबर मंगाते हैं, वो सोसाइटी से ही आता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है और उसे पता है फैक्ट्री का जो मालिक है ना, वो बहुत ही घटिया माल मंगवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स बनते हैं आलू के, तो उसे पता है जो सब सड़े गले चिप्स होते हैं वो उस फैक्ट्री में मंगवाए जाते हैं। तो वो अपने घर वाले लोगों को जरूर मना करेगा, भाई इस कंपनी के चिप्स मत लेना, चाहे मैं इस कंपनी में काम करता हूं। उसके जो बच्चे होंगे वो आगे 10 लोगों को बताएंगे। तो देखिए, आप सोसाइटी में क्या मैसेज डाल रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेते हैं और सोसाइटी समाज में से ही आता है और समाज में आपकी बात फैलेगी ही फैलेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है आपके पास कि आप सोसाइटी के प्रति जो है वो एक एथिक्स जो है वो फॉलो करें, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉलो करें, यानी अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, अच्छी क्वालिटी के, सही प्राइस चार्ज करें, मिलावट कम से कम करें। मिलावट करनी ही नहीं चाहिए, सॉरी, कम से कम तो क्या चीज है, तो वो चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसा हमें बता रहे हैं, ये एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो इसी समाज का हिस्सा है कि आपको देखिए आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है ये कि आपको जो है इस तरीके की प्रैक्टिसेस कस्टमर के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिलावटी चीजें बेच रहे हैं तो उनकी हेल्थ को नुकसान होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कुछ चीजों में एसिड्स टाइप की चीजें मिला दी जाती हैं, मैंने मिल्क का बहुत सुना है, उसमें कई बार शैम्पू जैसी चीजें, झाग जैसी चीजें मिला दी जाती हैं। तो लोग बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी दूध पिलाते हैं और बड़े बुजुर्ग भी पीते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं, समाज का नुकसान करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मॉरली जस्टिफाइड है कि आप इस तरीके की चीजें ना करें। बाकी अलग बात होती है कि आपके एथिक्स कैसे, आपकी मोरालिटी कैसी है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल बेसिस पर ये काम नहीं करते तो फिर तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा ना। जब आप इसको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझकर मिलावट करे जा रहे हैं, प्राइसेस हाइक जो है करी जा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से डरकर, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो कंपनी करती हुई पाई जाती है उनको बंद कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, उनके जो भी ऑनर्स होते हैं उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके की पनिशमेंट इंपोज करी जाती है। तो उससे डरकर कई बार आप कह सकते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। नहीं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे तो बहुत ही कम लोग कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए डियर, हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब पढ़ते हैं एक कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं। तो आपके पास सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। ये राइट क्या कहता है, जब भी आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं जो आपको लग सकता है कि हार्मफुल है या डेंजरस है, तो उसकी सेफ्टी उन मैन्युफैक्चरर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एंश्योर होनी चाहिए। मतलब वो उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट बनाए ना, कि आपके पास वो प्रोडक्ट आपको हार्म ना करे। जनरली जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोग बाय करते हैं तो माइक्रोवेव पर आईएसआई मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उसकी जो वायरिंग है वो ठीक है या नहीं है, ये श्योर करना कंपनी का काम है। अब मान लीजिए आप गाड़ी खरीदते हैं और वो सीएनजी वाली गाड़ी है, तो सीएनजी किट ढंग से फिटेड नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारी गाड़ीज जो हैं, कार्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं खड़े खड़े ही ब्लास्ट हो रही है। तो यहां पर उस कंपनी ने आपका राइट टू सेफ्टी एक्सप्लॉइट करा है, क्योंकि उसने ये ध्यान नहीं रखा, क्योंकि सीएनजी एक डेंजरस प्रोडक्ट है, राइट, डेंजरस चीज है जो कार के अंदर अवेलेबल है, और अगर ब्लास्ट हो तो कितना बड़ा नुकसान वो कर सकती है, सिर्फ उस कार को नहीं, उसके आसपास के एरिया में जितने लोग होंगे उनको भी। तो ये चीज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको कोई सर्विस दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हार्मफुल चीजों से, डेंजरस चीजों से आपकी सेफ्टी को एश्योर करे, यानी वो ऐसे प्रोडक्ट आपको सेल ना करे जो आपको नुकसानदायक हो। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर कंपनी का माइक्रोवेव बाय करते हैं, अब उसकी जो वायर है उसमें कहीं कट पड़ा हुआ है। अब कोई भी एक इंसान है वो माइक्रोवेव ओवन को जो है वो स्विच पे लगाता है और उसकी वजह से उसको करंट लग जाता है, तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब कई बार एसी जो होता है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं उनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो कभी भी डीलर्स नहीं करते, उन्हें कंपनी की तरफ से इंस्टॉल करने आया जाता है। अब मान लीजिए कंपनी ने उसे इंस्टॉल करा और जो इंस्टॉल करने वाला पर्सन था वो अभी नया नया था, इन्होंने प्रॉपर टेक्नीशियन अपॉइंट नहीं करे, जो नए नवेले थे उनको अपॉइंट कर दिया, जिसकी वजह से उस घर में एसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उसकी वजह से पूरा जो स्विच है वो फूक जाता है और उसकी वजह से आग लग जाती है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट
जो हार्मफुल हो सकता है लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर एश्योरेंस देना ये मैन्युफैक्चरर का काम है। अब देखिए ये भी नहीं कि अब मैन्युफैक्चरर ने आपको सब कुछ बताया था या जो डीलर है उसने आपको बताया था कि देखिए जो ये आप ये जो प्लग लगाएंगे ये इसे पावर प्लग में ही लगाना है क्योंकि पावर पॉइंट में लगेगा, और आप उसे नॉर्मल प्लग में लगा देते हैं और आग लग जाती है, तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उसने आपको सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस बताया और उसके बावजूद आप लापरवाही करते हैं तो फिर आपकी भी ड्यूटीज बनती है। देखिए राइट्स के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया ड्यूटीज भी हैं, तो ये नहीं कि आप हर चीज का ब्लेम सिर्फ कंपनी पे डाल सकते हैं, बट हाँ अगर डिफॉल्ट पार्ट कंपनी का है तो उसने आपका राइट टू सेफ्टी जो राइट है वो एक्सप्लॉइट करा है। राइट, तो यहां पर क्या लिखा है हमने, राइट टू सेफ्टी, बेसिकली राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। राइट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खास तौर पर, जिसमें आपको यह श्योर करना जरूरी है कि ये अनसेफ और डेंजरस प्रोडक्ट ना रहे। ठीक है, चलिए सेकेंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राइट क्या कहता है, एज एन कस्टमर, एज एन कंज्यूमर, आपका ये राइट है कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, लाइक कैसी इंफॉर्मेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो वेज है या नॉन वेज है, उसका प्राइस क्या है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी क्या कहते हैं आप एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसमें किस किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करा गया है, या कौन सा टाइप है, उसका कैटेगरी कौन सी है, ग्रेडिंग कौन सी है, ये सब चीजें उसकी लेबलिंग में मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई भी कंपनी आपको प्रॉपर लेबल नहीं करती और जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं तो ऐसे में कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइप की कुकीज है, उसमें एग का कंटेंट इस्तेमाल होता है, उस पर वेज का मार्क लगा दिया जाता है ये सोचकर कि सिर्फ एग का कंटेंट यूज हुआ, प्रॉपर एग तो यूज हुआ नहीं। अब कोई जो वेजिटेरियन पर्सन है वो उस कुकीज को खाता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसमें एग कंटेंट है, तो ऐसे केस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो मिसलीडिंग आपके पास लेबलिंग कर रही है, झूठी लेबलिंग है उसके अंदर, बिकॉज वो एक नॉन वेज कंटेंट को पार्ट को इंक्लूड करती है। यही चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अब जैसे कई कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो मेंशन नहीं करती कि उसके अंदर किस किस तरीके के एसिड्स या किस किस तरीके के जो है कलर का इस्तेमाल करा गया है, वो जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन करते हैं कई बार गलत होते हैं। तो अगर आप ये प्रूव कर पाए कि इसमें ये कंटेंट है लेकिन कंपनी ने मेंशन नहीं करा है, और अगर ये मेंशन करा होता तो शायद हम इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, तो ऐसे केस में आप के पास ये राइट है कि आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइट किया गया है। तो बेसिकली राइट टू सेफ्टी यही है कि आपको अनसेफ और डेंजरस प्रोडक्ट ना बेचा जाए, अगर बेचा जा रहा है तो उसकी सेफ्टी एश्योर करी जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन में यह है कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो एक कस्टमर को बाय करने से पहले जरूर देखनी होती है कि उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरिंग डेट क्या है, और इंग्रेडिएंट्स क्या है, वेज है नॉन वेज है, ये सारी बातें उस प्रोडक्ट की लेबलिंग में सही सही लिखी होनी चाहिए, और नहीं लिखी हुई तो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉइट करा गया है। उसके बाद तीसरा राइट है राइट टू चूज, यानी अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास आपको वैरायटी देने पॉसिबल है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर वैरायटी उसके पास पॉसिबल है तब आपके पास ये राइट है कि वो आपको वैरायटी शो करे। आप एक शॉप के पास जाते हो, शॉपकीपर के पास जाते हो और आप उससे पेन मांगते हो, वो कहता है यही वाला पेन है, आपको बाय करना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझसे देख लिया। आपका राइट टू चूज वाला जो राइट है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके पास डिस्प्ले में बहुत सारे पेन हैं लेकिन वो आपको एक दो पेन दिखाने के बाद कहता है कि मैडम अब तो आपने मेरे से पेन खुलवा लिया, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, अब आपको ये बाय करना पड़ेगा। तो दिस इज रॉन्ग थिंग। राइट टू चूज में ये है कि आप अपनी मर्जी से जो आप चाहती हैं वही आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना है कि उसके पास वैरायटी होनी चाहिए। अब एक पर्सन के पास वैरायटी ही नहीं है, उसके पास एक ही टाइप की चीज है, अब आपको शो कर रहा है, ठीक है, और आप उसे कह रहे हैं कि तुम मेरी वैरायटी नहीं शो कर रहे तो तुम मेरा राइट टू चूज एक्सप्लॉइट करो, तो ये दिस इज नॉट द सही जो बात है आपकी। जिसके पास वैरायटी है वो आपको वैरायटी दिखा रहा है और आप अपनी मर्जी से उसमें से चूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर मान लीजिए किसी एक दुकान पर गए आपने जो है साड़ी पसंद करी, अलग अलग तरीके की बनारसी साड़ी होती है, बहुत तरीके की साड़ी होती है, वो कहता है मैडम आपने ये वाली वेयर करके देखी है तो आपको यही बाय करनी पड़ेगी। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, ट्रायल तो भाई सबको अवेलेबल होता है। तो राइट टू चूज ये कहता है कि आपके पास ये राइट है, सेलर आप पर इंपोज नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही वाली चीज बाय करें। राइट, आपके पास ये ऑप्शंस होता है कि आप जो भी वैरायटी आपने देखी है उसमें से अपनी मर्जी की चीज गिवन प्राइस पर बाय कर सकें। राइट, तो राइट टू चूज from a variety of goods at a given price, seller cannot force to buy, consumer can choose according to his her requirement. Right, चलिए उसके बाद है राइट टू बी हर्ड। ये राइट क्या कहता है डियर, कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी राइट कस्टमर का एक्सप्लॉइट होता है और वो अपनी कंप्लेंट लेकर
पर्टिकुलर अथॉरिटी में जाता है। अथॉरिटी से पहले अगर वो डीलर के पास जाता है या सेलर के पास जाता है या शॉपकीपर के पास जाता है और वो उसकी बात नहीं सुनता, तो उसका एक और राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, राइट टू बी हर्ड। यानी अगर मान लीजिए किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपको लगता है कि बैंक का रोल है फ्रॉड करने में, अब आप जो हैं बैंक के कंसर्न अथॉरिटी के पास जाते हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको भगा रहे हैं, तो यहां पर आपका राइट टू बी हर्ड एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको आपकी बात, आपकी कंप्लेंट को सुनना चाहिए, राइट। जैसे आप कई बार कंज्यूमर जो केयर है उन पे कॉल करते हैं या फिर अपनी कंप्लेंट दायर करते हैं, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे, आपने इतनी बार लेटर लिख दिया कि देखिए ये चीज हो गई मेरे साथ, ये चीज हो गई, मेरे जो अकाउंट में पैसे थे या फिर मैंने प्रीपेड रिचार्ज कराया था, उसके बाद अगले ही दिन मेरे अकाउंट से एकदम पैसे चले गए, तो ये कैसे हुआ जबकि मैंने कॉल नहीं करी। आप लगातार कंप्लेंट करे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी, तो आपका एक और राइट जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है, दैट इज राइट टू बी हर्ड। और अगर ये राइट एक्सप्लॉइट हुआ तो बाकी किसी राइट का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपकी बात की, आपकी कंप्लेंट की सुनवाई जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप डीलर की बात करें या सेलर की बात करें या कंसर्न अथॉरिटी की बात करें, और फिर दूसरा जब आप कोर्ट में जाते हैं जहां पर ये फॉरम्स बनी हुई है, कंज्यूमर फॉरम्स, वहां पर भी आपकी बात को सुना जाना जरूरी है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपके पास अपर अथॉरिटीज हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, सर कि मेरी कंप्लेंट जेन्युइन है पर मेरी कंप्लेंट को सुना नहीं जा रहा, मेरी बात को सुना नहीं जा रहा, राइट। तो राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, और कंप्लेंट फाइल करने पर उसकी बात का सुना जाना बहुत जरूरी है। दिस राइट मेक्स अबव राइट रेलिवेंट। अगर ये राइट ही आपका पूरा नहीं हो रहा तो बाकी के राइट तो इररेलेवेंट है ना। जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही तो क्या राइट टू चूज और क्या राइट टू सेफ्टी, तो क्या राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी राइट तभी रेलिवेंट होंगे जब आपके इस राइट को पावर दी जाएगी, यानी आपकी बात की सुनवाई करने पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन डाला जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब आपकी बात सुन तो ली गई लेकिन आपको रिलीफ ना प्रोवाइड करा जाए तो क्या फायदा। तो आपका जो लास्ट राइट है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी आपको रिलीफ चाहिए, रेमेडी चाहिए, यानी अब आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अब वो रेमेडी किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो आप कहेंगे कि मैडम जो भी कंपनी है उससे आप चाह रहे होंगे कि या तो इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो, ठीक है, या मेरे पैसे रिफंड कर दो, या फिर इस तरीके का जो मेरा नुकसान हुआ है इसमें ना तो मेरे को ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए ना मुझे पैसे वापस चाहिए, मेरा जो नुकसान हो गया वो मुझे आप कंपनसेट करो। तो ऐसे बहुत सारे रिलीफ्स हैं अलग अलग जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये राइट ये है कि आप रिड्रेसल मांगने जा रहे हो, सिर्फ आपकी बात को सुना जाना नहीं है, कंप्लेंट सुन लेना काफी नहीं है, आपको उसके बदले में रिलीफ भी चाहिए ना, कि भाई मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान की भरपाई करो, या मेरा पैसा वापस करो, या मेरा प्रोडक्ट वापस करो, या मेरे प्रोडक्ट को ठीक करके वापस करो, ठीक है, या फिर आप प्रोडक्ट ही गलत बना रहे हो, ये कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए। तो राइट टू सीक रिड्रेसल इज द राइट जिसमें आप रिलीफ जो है वो मांग रहे होते हो, और वो रिलीफ दिया जाना जरूरी है। वैसे वो ये डिसाइड कौन करेगा कि रिलीफ कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, रिफंड अगर होगा तो कितना होगा, ऑब्वियसली वो फॉरम्स डिसाइड करेंगी, कंज्यूमर फॉरम्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वही डिसाइड करेंगी कि क्या रिलीफ दिया जाएगा, रिलीफ दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये वही चीजें वही फॉरम्स तय करती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो। अभी इसका और भी पार्ट आएगा आपके पास, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।